नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि इतने दिन तो जैसे साइकोलॉजी या सीडीपी की बात करूं तो वो तो जैसे 15-15 क्वेश्चन हम ला रहे थे। अब मैंने बता दिया कि जैसे पूरी साइको को, पूरी जो सीडीपी है, पूरी साइकोलॉजी है, इसको मैं टॉपिक वाइज करवाऊंगा। ठीक है, ये बात मैंने बोली थी। और आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। और विशेष तौर पर मित्रों, जैसे रीट वालों के लिए भी ये ठीक है, सीटेट वालों के लिए भी काम आएगा। इसके अलावा जो मतलब मैंने विशेष तौर पर जो बोला था, किन के लिए, डीएसएसएसबी वालों के लिए बोला था ना, कि उनकी साइकोलॉजी जिनको करनी है ना, तो हमारे चैनल से जुड़िए, बिल्कुल कीजिए। यहाँ पे पूरी साइको करवाऊंगा और एक नंबर की करवाऊंगा मित्रों, है ना। तो शुरुआत करते हैं हम आज उसी संदर्भ में कि बाल विकास की देखिए 3 ही अवस्थाएं होती है। ठीक है, 4 नहीं होती, 3 होती है ना। पहली शेष अवस्था होती है, दूसरी बाल्यावस्था और तीसरी मित्रों किशोरावस्था होती है ना। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे मित्रों शेष अवस्था। क्या पढ़ेंगे? शेष अवस्था ना। शेष अवस्था को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, ये पहला पार्ट है मित्रों। अब देखिए इसमें क्या है, लिखा है कि शेष अवस्था 0 से 5 वर्ष, यानी कि जो शेष अवस्था मतलब शिशु की अवस्था, छोटे शिशु की अवस्था। ठीक है, यानी कि नवजात अवस्था कैसे कह सकते हैं इसको ना। शेष अवस्था 0 से लेकर 5 की है। क्या लिखा है देखो, यह अवस्था बालक के जन्म लेने के उपरांत की अवस्था कहलाती है। बालक के जन्म लेने की, जैसे ही बालक ने जन्म लिया, यानी कि 0 से जन्म लेते, 0 से शुरू हो जाती है, उसके ठीक बाद की उपरांत की अवस्था है। उपरांत यानी ठीक बाद की, यानी कि 0 से शुरू होकर फिर 5 वर्ष की अवस्था है शेष अवस्था, लिखा है ऊपर। यानी कि ये क्या है मित्रों, ये शेष अवस्था है। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। आगे लिखा है शेष अवस्था की मुख्य विशेषताएं। शेष अवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या है मित्रों? देखिए, शेष अवस्था की मुख्य विशेषताएं देखेंगे हम मित्रों कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। सबसे पहली चीज क्या है मित्रों? जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। देखिए, अगर मैं बात करूं बाल्यावस्था की, तो उसे कहेंगे जीवन का सबसे अनोखा काल। क्या कहेंगे मित्रों? जीवन का सबसे अनोखा काल, है ना। उसी प्रकार अगर मैं किशोरावस्था की बात करूं तो एक शब्द में किशोरावस्था को कहेंगे जीवन का सबसे कठिन काल। उसी प्रकार शेष अवस्था को कह देंगे हम जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, यानी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल वो मित्रों शेष अवस्था हो जाएगी। जीवन का सबसे अगर अनोखा काल पूछे तो कौन सी हो जाएगी? बाल्यावस्था हो जाएगी। और जीवन का सबसे कठिन काल पूछे तो कौन सी हो जाएगी मित्रों? किशोरावस्था हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा कहलाता है? शेष अवस्था कहलाता है। अब जीवन का शेष सबसे महत्वपूर्ण काल क्यों कहते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है ना। बस जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल आपने पढ़ा है, शेष अवस्था को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अब देखिए, जो बालक का शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, सभी प्रकार का जो मतलब विकास हो, संवेगात्मक विकास, वो सभी है ना इस शेष अवस्था में पूर्ण हो जाता है। इसलिए इसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा जाता है। दूसरी विशेषता क्या है? शारीरिक विकास में तीव्रता। शारीरिक विकास में तीव्रता यानी रैपिडिटी इन फिजिकल डेवलपमेंट। कहने का मतलब है कि देखिए, शेष अवस्था के जो मतलब शुरुआती जैसे 3 वर्ष मान लो, है ना, शुरुआती 2 या 3 वर्षों में शिशु का शारीरिक विकास अति तीव्र गति से होता है। शारीरिक विकास में जैसे कि उसका हाथ, पैर, उसकी ज्ञानेंद्रियां, आंतरिक अंग, मांसपेशियां, भार वगैरह है ना, उसकी लंबाई वगैरह है, मांसपेशियां है ना, इनमें क्या, इनमें तीव्र गति से विकास हो जाना, ये शारीरिक विकास में तीव्रता किस अवस्था में होती है मित्रों? शेष अवस्था में होती है। ठीक है, इसके बाद में चले तो देखिए बाद में क्या है, इसके अगली है कि मानसिक क्रियाओं की तीव्रता। ये हो चुका, ये हो चुका ना, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता। अब मानसिक क्रियाएं क्या होती है मित्रों? मानसिक क्रियाएं जैसे कि ध्यान, स्मृति, मस्तिष्क, कल्पना, संवेदना और प्रत्यक्षीकरण। संवेदना मतलब सेंसेशन एंड प्रत्यक्षीकरण मतलब परसेप्शन, है ना। तो इन चीज़ों के जो विकास है उसमें भी पर्याप्त तीव्रता आती है। किस अवस्था में? शेष अवस्था में। यानी कि ध्यान रखना, 3 वर्ष की आयु तक, 3 वर्ष की आयु तक बालक की लगभग सब मानसिक शक्तियाँ कार्य करने लग जाती है। और शुरुआती 3 वर्षों में ही बालक का क्या हो जाता है? शारीरिक विकास अति तीव्र गति से हो जाता है। मानसिक क्रिया, अब देखिए जैसे कल्पना करना, संवेदना क्या होती है? संवेदना किसी चीज़ के अनुभव करना, है ना, वो संवेदना होती है। प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण के ठीक पहले की प्रक्रिया संवेदना है। संवेदना और प्रत्यक्षीकरण दोनों क्या चीज़ है वो बता देता हूँ मैं ना। देखिए, एक तो है मित्रों संवेदना। ठीक है, संवेदना है जैसे किसी चीज़ की गंध आ रही है, वो क्या है मित्रों? वो संवेदना है ना। जैसे किसी चीज़ की गंध हमने ले ली, वो संवेदना है। लेकिन ये गंध किस चीज़ की आ रही है? ये सुगंध है या दुर्गंध है, अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, वो उस मतलब उसका अर्थ बताना, वो क्या होता है मित्रों? वो प्रत्यक्षीकरण कहलाएगा। ठीक है, तो ये मानसिक क्रियाओं की तीव्रता किस में होती है? शेष अवस्था में होती है ना। आगे देखते हैं सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, यानी कि रैपिडिटी इन लर्निंग प्रोसेस।
कहने का मतलब सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। शिशु की जो सीखने की प्रक्रिया में बहुत ही तीव्रता होती है और वो आवश्यक जो बातें होती है वो इस अवस्था में सीख लेता है मित्रों, है ना। जैसे इससे संबंधित एक कथन आएगा आगे, वो मनोवैज्ञानिक का नाम है मित्रों गेसल। क्या है? गेसल। गेसल नामक मनोविज्ञान, नीचे देखेंगे मनोवैज्ञानिक कथन देखेंगे शिशुअवस्था से संबंधित, है ना। तो उसमें क्या आ रखा है, उसमें गेसल ने कहा था, क्या कहा था कि बालक शुरुआती 6 वर्षों में, अब देखिए शुरुआती 6, आप कहोगे कि सर आपने बताया शेष अवस्था 0 से 5 होती है, लेकिन शुरुआती मतलब क्या है कि 0 से ही तो शुरू हो रही है, 0 से 5 में आ जाती है ना भाई, 6 वर्ष का कहा है तो 0 से 5 में आ जाते हैं 6 वर्ष ना। तो इसमें क्या होता है, बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दुगुना सीख लेता है ना, ये गेसल का कथन है। और यही क्या है, ये सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता है, यानी कि शुरुआती अवस्था में इतना तीव्र गति से सीखता है जितना 12 वर्षों में आधा ही सीख पाता है उसका ना। ये है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। आगे देखिए, आगे क्या आ रखा है मित्रों, कल्पना की सजीवता। आगे क्या आ रखा है, आगे देखिए कल्पना की सजीवता, है ना, कि कल्पना सजीव है किस अवस्था में, शेष अवस्था में। कल्पना की सजीवता पूछे किस अवस्था की विशेषता है, तो शेष अवस्था ना। ऐसा किसने कहा, आगे हम कथन पढ़ेंगे, ऐसा कहा था मित्रों कुपुस्वामी ने। किसने कहा था, कुपुस्वामी ने ना। कुपुस्वामी का कथन है कि क्या है, कि 4 वर्ष का बालक, कुपुस्वामी ने एक कथन दिया था, कहा कि 4 वर्ष का जो बालक है ना, उसमें ज़्यादा होती है कल्पना की सजीवता। कल्पना को ही वो सजीव मान लेता है, यानी कि सत्य क्या है असत्य क्या है वो नहीं जानता, है ना। सत्य असत्य में वो अंत नहीं कर पाता, वो तो क्या करता है, काल्पनिक जो चीज़ें होती है ना उसकी कल्पना में आ रही है उसको वो सजीव मानता है। ये कुपुस्वामी ने कहा और ये शेष व्यवस्था की प्रमुख विशेषता बताई। ठीक है, आगे चलते हैं मित्रों, पर निर्भरता। क्या है, पर निर्भरता, पर यानी दूसरों पर, है ना। तो आपने देखा होगा, आपने जिन्होंने पढ़ा होगा कि भाई दूसरों पर निर्भर रहना ना, तो वो पर निर्भरता एक ही चीज़ है। ठीक है ना, दूसरों पर निर्भर कैसे रहता है बालक, देखिए जन्म के बाद आपको पता है सारे कार्य, है ना, वो कर ही नहीं सकता, कुछ भी कार्य वो नहीं कर सकता, है ना। तो देखिए मतलब वो एक असहाय स्थिति में रहता है ना। उसके फिर उसके माता पिता उसकी क्या करते हैं, सहायता करते हैं, और विशेष रूप से कौन करते हैं, आपको पता है विशेष रूप से उसकी माता करती है। क्यों, क्योंकि बालक की प्रथम शिक्षक या गुरु उसकी माता होती है। तो पर निर्भरता यही होती है कि वह दूसरों पर क्या रहता है, इस अवस्था में निर्भर रहता है ना। अगला है मित्रों नैतिकता का अभाव। नैतिकता का अभाव, अभाव मतलब कमी, यानी कि नैतिकता इस अवस्था में नहीं होती। अगर पूछा जाए कि नैतिकता का अभाव या कहूँ मित्रों पूर्ण अभाव, अभाव या पूर्ण अभाव, नैतिकता का अभाव रहे या पूर्ण अभाव रहे, किस अवस्था में होता है मित्रों, तो क्या बताओगे आप, शेष अवस्था में होता है ना। यानी कि नैतिकता मतलब क्या होता है, अच्छा बुरा का नॉलेज, है ना। अच्छी क्या है अपने लिए, बुरी चीज़ क्या है ना। उचित बात क्या है, अनुचित बात है, इसका कुछ भी उनको मतलब रहता ही नहीं, है ना। इनका कुछ भी जो नॉलेज है वो नहीं रहता है। बच्चा इस अवस्था में ये जानता ही नहीं है कि उनके लिए अच्छा क्या है, उनके लिए बुरा क्या है ना। उनको जो पसंद है, उनको जो वांछित है, बस वो करता रहता है। ठीक है, तो नैतिकता का अभाव या पूर्ण अभाव शेष अवस्था की विशेषता होती है। आगे है मित्रों अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। अनुकरण देख कर सीखना, जैसे वो मतलब अपने माता पिता भाई बहन, है ना, उनके कार्य वो क्या करता है, धीरे धीरे व्यवहार व अनुकरण कर लेता है और अनुकरण द्वारा वे सीखता है इस अवस्था में ना। फिर क्या आ रखा है मित्रों, सामाजिक भावना का विकास। सामाजिक भावना का विकास, अब देखिए सामाजिक भावना का विकास शेष अवस्था में भी होता है। कैसे होता है, बाल्यावस्था में भी होता है, किशोरावस्था में, किशोरावस्था में पूर्ण रूप से, बाल्यावस्था में धीरे धीरे, मतलब शुरुआत होती है बाल्यावस्था में। लेकिन देखिए ये शेषावस्था में क्यों पढ़ रहे हैं हम, सर आप पूछोगे सर ये तो बाल्यावस्था की है ना। तो उसके लिए मैं बता दूं कि आप बाल्यावस्था की से नहीं, देखिए बाल्यावस्था की है बिल्कुल है, लेकिन देखिए शेषावस्था में सामाजिक भावना का विकास मैं बता दूं कैसे है ना। शेषावस्था में जो अंतिम वर्ष है ना मित्रों, अंतिम वर्ष, तब अंतिम वर्ष ना, जैसे कि 5 मान लो 5वां वर्ष ना, 5वां या 6वां वर्ष, यानी कि शुरुआती बाल्यावस्था और शेषावस्था अंतिम वर्ष, वो टाइम होता है, वो समय होता है जब बालक क्या करता है, सामाजिक भावना का विकास होता है। कैसे, जैसे देखिए 4 या 5 साल का बालक है ना, उससे छोटा जो बालक है उसके साथ वो क्या करेगा, अपने खिलौनों को शेयर करेगा, अपनी चीज़ें उसे देगा, है ना। उसकी चीज़ टूट गई तो वह उसे देगा, है ना। यानी कि ये क्या है, अपने भाइयों, अपने बहनों की, छोटे बहनों की, छोटे भाइयों की रक्षा करना, उनके अधिकारों की रक्षा करना, ऐसी प्रवृत्ति इस अवस्था में पाई जाती है। ये कथन किसने कहा, ये वैलेंटाइन ने कहा था। सीखने का आदर्श काल किसने, शेष अवस्था को किसने बताया मित्रों, वैलेंटाइन ने बताया। बस यही चीज़ है वो, सीखने का आदर्श काल मतलब ये ऐसी आदर्श चीज़ें उस बालक में आ जाती है जिसे सामाजिक भावना का विकास हम कह सकते हैं। आगे चलते हैं मित्रों, आगे आ रखी है एक और विशेषता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति। क्या है मित्रों, जिज्ञासा की प्रवृत्ति। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा।
शिशु में शेष अवस्था में जिज्ञासा की प्रवृत्ति का बाहुल्य होता है। कहने का मतलब है कि बहुलता होती है, ज़्यादा से ज़्यादा वो जानने की इच्छा करता है। कैसे? तो इसका एक उदाहरण जैसे कि हमने साइकोलॉजी में पहले प्रश्न जो तैयार किए वो जिन्होंने देखे हैं उनको पता है ना। कैसे? कि जैसे मैंने लिखा था कि एक 4 या 5 वर्ष का बालक है, वो अपने जो खिलौने हैं, खिलौनों को क्या करता है, खिलौनों को जैसे तोड़कर या जोड़कर है ना वो प्रयास करता है, तोड़ना जोड़ता है। तो ये चीज़ क्या है, ये किस अवस्था में होता है, ये शेष अवस्था में होता है। क्यों? क्योंकि वो जानना चाहता है इसके अंदर क्या है ना, इसको जोड़ू तो क्या होगा, ऐसी यानी कि उसमें जिज्ञासा है मित्रों, जिज्ञासा की बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति शेष अवस्था में पाई जाती है। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ आपको, वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन या फैक्ट बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ कि देखिए जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, लेकिन पूछे कि शेष अवस्था में बालक किस प्रकार के प्रश्न ज्यादा करता है, तो ध्यान रखिए दो चीजें आती है, क्यों और कैसे। क्यों व कैसे, क्यों व कैसे पर आधारित प्रश्न बालक किस अवस्था में पूछता है, शेष अवस्था में। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो ये थी महत्वपूर्ण जो शेष अवस्था की विशेषता। इसके अलावा एक देखिए एक दो विशेषता और आ रखी है अभी, है ना। क्या अवस्थाएं हैं देखिए, ये भी देख लीजिए कि जैसे मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार, वो विशेषता है इसकी दो तीन, कि मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार। देखिए मित्रों, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार, जैसे मान लीजिए छोटे बालक को गुस्सा आ गया तो वह इसे अपनी वाणी या क्रिया द्वारा व्यक्त करता है। उसे भूख लग गई तो वह क्या करेगा, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित रहेगा, यानी कि कोई भी चीज़ अपने मुंह में रख के खाने लगेगा, इसका मतलब उसको भूख लगी। यह मूल प्रवृत्तियों आधारित व्यवहार की अवस्था है, भावी जीवन की आधारशिला है मित्रों, भावी जीवन की आधारशिला। ये किसने कहा था, ये कहा था स्ट्रेंग ने। किसने कहा था मित्रों, स्ट्रेंग नामक एक मनोवैज्ञानिक है। उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया था मित्रों कि ये जो मतलब अवस्था है वो भावी जीवन की आधारशिला है ना। इन्होंने कहा कि जीवन के शुरुआती जो 2 वर्ष है ना, उसमें बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास से करता है। ये कथन किसने कहा, स्ट्रेंग ने कहा। आपने पढ़ा होगा ना, तो मतलब भावी जीवन की आधारशिला यही अवस्था कहलाती है ना। इसके अलावा है क्षणिक संवेग की अवस्था, यानी कि बालक में जो भी संवेग रहता है ना, जो भी संवेग इस अवस्था में व्याप्त है वो अन्य अवस्थाओं की तुलना में, ध्यान से सुन लेना, अन्य अवस्थाओं की तुलना में वो क्या रहता है, वो क्षणिक रहता है, वो थोड़ी देर के लिए रहता है, बाद में वो समाप्त हो जाता है, इसलिए इसे क्षणिक संवेग की अवस्था कहते हैं। ये थी क्या, मुख्य विशेषताएं। मित्रों आप अन्य बुक में पढ़ोगे, आप कहीं से भी पढ़ोगे, इसके अलावा एक या दो चीज़ें आपको अलग मिलेगी, बाकी कुछ भी इनकी विशेषताएं शेष अवस्था से नहीं मिलेगी, यानी इनसे बाहर प्रश्न जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें ना केवल एक दो बुक के नहीं मित्रों, एक दो बुक के नहीं है, ये जो शेष अवस्था के बारे में नोट्स है वो एक दो बुक्स के नहीं है, ये आरबीएससी की बुक्स से है, एनसीईआरटी की जो बुक्स है उनसे, है ना। यानी कि ये कम से कम 5 बुकों से आपके नोट्स तैयार किए गए हैं मित्रों, है ना। शॉर्ट में मतलब आपको पूरा मैं समझा रहा हूँ विस्तार से ना, तो 5 बुकों से कम बता रहा हूँ, 5-6 बुकों से ये तैयार किए हुए नोट्स है, तो इनसे बाहर प्रश्न जाने का सवाल ही नहीं है। अगर आपको लगता है इनसे बाहर जाएगा तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो ना, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना कि ये जो अवस्थाएं हमने पढ़ी ऊपर, इनके अलावा और कौन सी विशेषता है, कौन सी विशेषता है ना, जो शेष अवस्था का उपनाम है, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में टाइप कीजिए, ठीक है। आगे पढ़ते हैं मित्रों कि शेष अवस्था के महत्व के संबंध में मनोवैज्ञानिकों के विचार या कथन। देखिए शेष अवस्था के महत्व के संबंध में मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या विचार दिए थे, ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नाम आता है वैलेंटाइन का। वैलेंटाइन ने क्या कहा मित्रों, सीखने का आदर्श काल है। मैंने बता दिया आदर्श काल मतलब ये नहीं है कि सीखने में तीव्रता नहीं, जो भी सीखेगा मतलब यहाँ पे वो चीज़ काम आती है, कौन सी, सामाजिक भावना का विकास, जो हमने ऊपर विशेषता पढ़ी ना, सीखने का आदर्श काल, बस वही है। वैलेंटाइन ने वो कहा था कि बालक में, शिशु में सामाजिक भावना का विकास शेष अवस्था के अंतिम वर्षों में हो जाता है, यानी कि अपने मतलब साथी के साथ या अपने छोटे भाई बहन के साथ खिलौना टूट गया तो उससे अपनी चीज़ें शेयर करना, यानी कि उसकी रक्षा करना, ऐसी प्रवृत्ति होती है ना, वो दूसरों को साझेदार बनाता है। ये क्या, ये आदर्श मूल्य है, आदर्श काल कहलाता है, ये वैलेंटाइन ने कहा था, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। आगे चलते हैं, दूसरा किसने कथन कहा था, स्ट्रेंग ने। दूसरा किसका मित्रों, स्ट्रेंग ने। स्ट्रेंग ने कहा जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, अतः यह उसकी भावी जीवन की आधारशिला की अवस्था कही जाती है, ठीक है। यह कथन मैंने पहले ऊपर बता दिया कि भावी जीवन की आधारशिला मतलब जीवन के शुरुआती 2 वर्षों में बालक इतना ज़्यादा सीख लेता है ना, कि मतलब वो अपना जो बाकी का जीवन बचा है ना, उसका मतलब शिलान्यास वहीं पर उसने शुरुआत कर दी है, इसीलिए भावी जीवन की आधारशिला की अवस्था कही जाती है ना। तो प्रश्न को ऐसे घुमा सकते हैं कि भावी जीवन की आधारशिला की अवस्था किसे कहते हैं, शेष अवस्था को। आप पूछ सकते हैं किसने कहा, तो स्ट्रेंग ने कहा, ऐसे भी घुमा सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए भावी जीवन का, यहाँ देखिए भावी जीवन का शिलान्यास, ये रिलेटेड है, ठीक है। आगे चलिए, आगे देखिए कौन आते हैं, गुड एनप आते हैं, ठीक है। कौन आते हैं मित्रों, गुड एनप। गुड एनप ने क्या कहा कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास, ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, बुद्धि, है ना, इनका विकास, मानसिक क्रियाओं का विकास जितना भी व्यक्ति का होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक ही हो जाता है। ये किसने कहा था, ये गुड एनप ने कहा था। कि जैसे 100% ले लो, 100% में कह रहा है
कि उसकी मानसिक जो 50% विकास है, मानसिक 50% केवल 3 वर्ष की आयु में ही हो जाता है, ये गुडेनफ ने कहा था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, चौथा क्या कथन है, गेसल ने दिया था। चौथा ये मनोवैज्ञानिक जो कथन है वो गेसल ने दिया था, ऊपर हमने और पढ़ लिया है ना। क्या कहा कि बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दुगुना सीख लेता है। ठीक है, ये किसने कहा था, गेसल ने। कि बालक शुरुआती 6 वर्षों में, तो शुरुआती मतलब 0 से शुरू हो रहा है ना भाई, भले ही 6वां वर्ष बाल्यावस्था में आए लेकिन 5 वर्ष तक शेष अवस्था, मतलब कहने का मतलब ये है मित्रों कि शुरुआती 6 वर्ष मतलब 5 तो इधर गए, तो इसलिए ये शेष अवस्था संबंधी कथन आ जाता है। गेसल ने कहा शुरुआती 6 वर्षों में बालक इतना सीख लेता है कि बाद के 12 वर्षों से भी वो दुगुना सीख लेता है, ये गेसल ने कहा। ठीक है, अब थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ये देखिए 5वां इसमें सम्मिलित आ रखा है। ठीक है, देखिए ये रहा 5वां, कि कुप्पुस्वामी ने क्या कहा था मित्रों, कुप्पुस्वामी ने कहा था कि 4 वर्ष के बालक के, कुप्पुस्वामी ने कहा था 5वां कथन, कि 4 वर्ष के बालक के संबंध में एक अति महत्वपूर्ण बात है कल्पना की सजीवता। वह सत्य और असत्य में अंतर नहीं कर पाता है। ये किसने कहा था, ये कहा था, ये वह असत्य भाषी जान पड़ता है, ये किसने कहा था, कुप्पुस्वामी ने कहा कि 4 वर्ष का जो बालक है उसमें कल्पना की सजीवता रहती है, सत्य सत्य क्या उसे कुछ पता नहीं है। ठीक है, ये कहा था कुप्पुस्वामी ने। आगे चलते हैं 6वें कथन पर मित्रों। 6वां कथन क्या है, 6वां कथन दिया था एडलर ने। किसने कहा मित्रों, एडलर ने, कि बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही ये निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है, ये कहा था एडलर ने। यानी कि बालक का जन्म हो गया कुछ महीने बाद ही, है ना, ये निश्चित हो जाता है कि जीवन में आगे उसका क्या होगा, उसका क्या स्थान होगा, ये एडलर ने कहा था मित्रों ना। आगे चलते हैं प्रश्न मतलब विकल्प नंबर, ये जो 7वां पॉइंट है इस पे चलते हैं मित्रों। क्रो एंड क्रो का है ये। ठीक है, क्रो एवं क्रो ने कहा कि बहुत ही छोटा शिशु अकेला खेलता है, बहुत छोटा होता है ना वो अकेला खेलता है। ठीक है, धीरे धीरे जैसे उसकी आयु और अधिक बढ़ती है वह दूसरे बालकों के समीप खेलने की अवस्था में से गुजरता है और अंत में क्या करता है, जब बाल्यावस्था लगभग प्रारंभ में आ जाती है, शेष अवस्था समाप्त होने लगती है, तब वे क्या करता है, अपनी आयु के बालकों के साथ खेलने में महान आनंद अनुभव करता है। अपनी आयु के बालकों के साथ खेलना ये पूर्व बाल्यावस्था या बाल्यावस्था की विशेषता कही जा सकती है, लेकिन शेष अवस्था का वहाँ पे अंत हो रहा है ना। तो ये कहा किसने, करो एवं क्रो ने कहा था। याद रखना ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बहुत ही छोटा शिशु अकेला खेलता है, धीरे धीरे दूसरे बालकों के समीप खेलने की अवस्था से गुजरता है और अंत में अपनी उम्र के बालकों के साथ खेलने में आनंद महसूस करता है, ये कहा था क्रो एंड क्रो ने। आगे देखते हैं 8वां क्या है, ड्राइडेन ने कहा था। ड्राइडेन नामक मनोवैज्ञानिक, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा पहले हम अपनी आदतों का निर्माण करते हैं और फिर हमारी आदतें हमारा निर्माण करती है, ये किसने कहा था, ये मित्रों ये ड्राइडेन ने कहा था। क्या कहा था कि देखिए शुरुआत में मतलब बालक छोटा रहता है उसको, मतलब ये कह रहा है कि जैसे ये जिम्मेदारी किसकी, शिक्षक और माता पिता की जिम्मेदारी है कि मतलब क्या करें, माता पिता उसके सबसे पहले माता पिता, है ना, परिवार उसका समाजीकरण का पहला घटक है। यानी कि माता पिता क्या करें, उसमें अच्छी आदतों का निर्माण करेंगे, है ना, जैसे सत्य बोलना वगैरह सिखाएंगे उसे, है ना, गलत नहीं बोलना, ऐसी चीज़ें सिखाएंगे। ये कौन सिखाएंगे, माता पिता सिखाएंगे। ठीक है, तो बाद में क्या होगा, बाद में वो एक सभ्य समाज में रहने लायक बनेगा। यानी कि पहले उसमें आदतों का निर्माण करेंगे, फिर वही आदतें उसका निर्माण करती ही। ड्राइडेन का कथन है मित्रों। आगे देखते हैं जो 9वां कथन है वो है मित्रों रूसो का। किसका है, रूसो का। रूसो ने यह भी कहा कि शेष अवस्था में बालकों को शारीरिक अंगों की शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, तो इसी संदर्भ में इन्होंने कथन दिया है कि बालक के हाथ पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक है, इन्हीं के द्वारा वह 5 वर्ष में पहचान सकता है, सोच सकता है और याद कर सकता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है मित्रों, है ना। रूसो ने कहा कि बालक के हाथ पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक है और शुरुआती 5 वर्ष में वह पहचान सकता है, सोच सकता है, याद कर सकता है। कहने का मतलब अंगों की शिक्षा इसी अवस्था में बालकों को, छोटे बालकों को दी जानी चाहिए। ठीक है, अगला कथन है 10वां सिगमंड फ्राइड का, है ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। सिगमंड फ्राइड जिन्होंने मनोलैंगिक सिद्धांत दिया, इन्होंने कहा मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। शुरुआती 4-5 वर्ष इतने महत्वपूर्ण है उसके, यानी कि एक प्रकार की नींव है ये बालक के जीवन की, मनुष्य के जीवन की नींव है। शुरुआती 4-5 वर्षों में जो उससे बनना होता है, यानी कि वही 4-5 वर्ष तय करते हैं जो बाद का पूरे जीवन पर आधारित रहते हैं। तो ये कथन कहा था सिगमंड फ्राइड ने। अंतिम कथन है मित्रों 11वां कथन वॉटसन का। जेबी वॉटसन व्यवहारवाद के जनक, इन्होंने कहा था शेष अवस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की और किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है। विकास के बारे में इन्होंने कहा कि बालक का विकास शेष अवस्था में अन्य तुलनाओं से, किसी अवस्था की तुलना में यानी अन्य अवस्था की तुलना में इस अवस्था में ना सीखने की सीमा और तीव्रता बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत अधिक रहती है, ये वॉटसन ने कहा था मित्रों। तो ये 11 कथन है, मनोवैज्ञानिक कथन है। इनके अलावा 1-2 कथन और बच गए होंगे, लेकिन आपके लेवल के अनुसार बता दूं मैं, रीट सीटेड या डीएसएसबी वालों के लिए ये बहुत काफ़ी है। ठीक है, ये जो करवाया बहुत काफ़ी है, इनके अलावा और कुछ नहीं रहा। अगर कुछ रहा है और आपके माइंड में है तो विशेष तौर पर रीट वाले जो ये वीडियो देख रहे हैं ना, वो बिल्कुल क्या कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, है ना,
ताकि आपके ज्ञान का या आपकी तैयारी का पता चल सके। ठीक है, इसके अलावा देखिए मित्रों, अन्य और संबंधित तथ्य ले लेते हैं। अन्य संबंधित तथ्य में और पता चल जाएगा ना क्या चीज़ें छूट रही है। देखिए अन्य संबंधित तथ्य, मानव जीवन का आधार। अब देखिए कई बार क्या होता है मित्रों, जैसे मैंने आपको ऊपर पढ़ा दिया जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, ठीक है, और ये नहीं पढ़ाया मानव जीवन का आधार। अब वहाँ प्रश्न में आपके एग्जाम में आ जाए कि मानव जीवन का आधार किस अवस्था कहते हैं, फिर आप कहोगे कि सर आपने कहा कि बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा, फिर ये कहाँ गया, मानव जीवन का आधार आपने पढ़ाया नहीं है ना। इसीलिए मैं लेकर आया हूँ आपको प्रूफ के साथ मानव जीवन का आधार। देखिए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल क्या है, मानव जीवन का आधार ही तो है भाई। मैंने कह दिया कि पूरे जीवन की वो क्या है, वो पूरे जीवन की शेष अवस्था की नींव है मित्रों। तो नींव है मतलब आधार है, क्योंकि जो मतलब विकास होना इसी अवस्था में विकास होता है, तो मानव जीवन का आधार कहा जाता है इसे। ठीक है, फिर क्या है, अच्छा है अगला, है ना। अगला पॉइंट है खेल की आयु। अगर पूछे खेल की आयु कौन सी है, खेल की शिक्षा देनी चाहिए, है ना। खेल खेल में बालक क्या करता है, ज़्यादा सीखता है ना। तो खेल की आयु कौन सी, शेष अवस्था। अगर पूछे मित्रों खिलौनों की आयु कौन सी, ये तुलनात्मक अध्ययन हुआ ना। अगर पूछे खेल की आयु तो कौन सी, शेष अवस्था। ठीक है, अगर पूछे खिलौनों की आयु कौन सी तो बताना पूर्व बाल्यावस्था। कौन सी मित्रों, पूर्व बाल्यावस्था, ये खिलौनों की है। ठीक है, आगे देखिए तीसरा, सबसे अधिक शरीर व मस्तिष्क की ग्रहणशील अवस्था शेष अवस्था कही जाती है। ये पॉइंट आपको और कहीं नहीं मिलेंगे मित्रों, देख लेना आप। सबसे अधिक शरीर की, हमने ऊपर पढ़ा ना कि शारीरिक विकास में तीव्रता, यानी कि शरीर सबसे ज़्यादा विकसित हो रहा है, सबसे ज़्यादा ग्रहण कर रहा है। मस्तिष्क हमने पढ़ा मानसिक क्रियाओं की तीव्रता, यानी कि मस्तिष्क भी ज़्यादा ग्रहण कर रहा है, किस अवस्था में, शेष अवस्था में। ठीक है, ये हमने ऊपर पढ़े, उन्हीं से संबंधित है। आगे देखिए चौथा कथन क्या आ रखा है। चौथा कथन देखिए मित्रों, चौथा है नवजात शिशु में उत्तेजना के अलावा कोई संवेग नहीं होता। ये किसने कहा था, ये ब्रिजेज ने कहा था। ब्रिजेज नामक एक मनोवैज्ञानिक हुआ था, उसने 1932 यानी 1932 में संवेगों का अध्ययन किया था। तब उसने बताया कि एक नवजात शिशु है, यानी कि शेष अवस्था में केवल उत्तेजना ही एक प्रमुख संवेग माना जाता है। ठीक है, अगर पूछ ले ऐसा प्रश्न, देखो पहले आ भी रखा है कि शेष अवस्था में इनमें से कौन सा संवेग बालक में पाया जाता है, शिशु में पाया जाता है। ठीक है, वहाँ 4 ऑप्शन आ गए, भय, क्रोध, प्रेम या उत्तेजना। तो वहाँ पे उत्तेजना ही करना। ठीक है, मूल रूप से यही पाया जाता है। बाकी बाल अन्य जो बाल मनोवैज्ञानिक है उन्होंने मुख्य रूप से 4 संवेग नवजात शिशु में माने हैं। कितने माने हैं मित्रों, 4 माने हैं, जैसे कि भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा, ये माने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पांचवा कथन क्या है, देखिए इस अवस्था में बालक क्यों व कैसे के प्रश्न पूछता है। मैंने ऊपर बता दिया, जिज्ञासा की जो प्रवृत्ति होती है मित्रों, है ना, क्या, जिज्ञासा की, बालक में कुछ जानने की प्रवृत्ति, खिलौनों को तोड़ता है, जोड़ता है अपनी चीज़ों को, है ना। तो ये क्या है, और इसके अलावा क्यों, कैसे, ऐसे भी प्रश्न वो 4-5 की उम्र में पूछ लेता है ना। तो ये क्या है मित्रों, ये बालक में जिज्ञासा की प्रवृत्ति है, क्यों और कैसे की। अब देखिए मित्रों, जैसे कि ये एक चित्र दे रखा है। ठीक है, इस चित्र में देखिए मित्रों, छोटे बच्चे का दे रखा है, यानी कि एक शेष अवस्था का चित्र है। ठीक है, किसका है मित्रों, शेष अवस्था का चित्र दे रखा है। ये चित्र क्यों दे रखा है, देखिए इस चित्र देने का मकसद एक तो ये है कि यहाँ पे देखिए आप सामाजिक मुस्कान देख रहे हो मित्रों। क्या देख रहे हो, सामाजिक मुस्कान। ठीक है, सामाजिक मुस्कान की अवस्था कौन सी होती है मित्रों, शेष अवस्था कहलाती है। सामाजिक मुस्कान की अवस्था कौन सी, शेष अवस्था। दूसरी चीज़ देखिए, इस बच्चे की आपको ना मतलब उम्र बता दूं मैं भी, है ना, ये लगभग 1 साल से भी कम है, 10 माह इसकी उम्र है। ठीक है, 10 माह की। लेकिन देखिए देखने पे क्या पता चलता है, देखने पे ये पता चलता है कि इसका शारीरिक विकास में क्या आई मित्रों, शारीरिक विकास में तीव्रता आई है। शारीरिक विकास इसका तीव्र हो चुका है, देख लीजिए आप खुद ना, दिख रहा है इसमें। ये लग रहा है जैसे 10 माह से बड़ा है, लेकिन ये 10 माह का बच्चा है। सामाजिक मुस्कान की अवस्था है। ठीक है, क्योंकि सामाजिक मुस्कान की अवस्था, मुस्कान इसी अवस्था में देखने को मिलती है, वो इसमें आप झलकती है साफ साफ। ठीक है, इसके अलावा शारीरिक विकास क्या हो रहा है, यहाँ पे तीव्र हो रहा है ना। तो इस चित्र को देखने का यही उद्देश्य, एक प्रश्न और आपके तैयार हो रहा है मित्रों। तो दोस्तों ये हमने पढ़ लिया शेष अवस्था जो 0 से 5 वर्ष होती है, ऊपर यहीं पढ़ा है हमने। ठीक है, ये शेष अवस्था का पार्ट 1 था मित्रों। शेष अवस्था का पार्ट 2 और रहेगा, और वो अंतिम पार्ट शेष अवस्था के बारे में रहेगा। उसके बाद शेष अवस्था का जो भी निचोड़ है शेष अवस्था पर, इसके बाद क्या करेंगे, देखिए शेष अवस्था का 3 वीडियो बनाएंगे मित्रों। कितने आराम से करेंगे, क्योंकि अभी देखिए मैं आपको मतलब जो कन्फर्म है वो बता देता हूँ कि अगले जो 10 माह, मतलब कि लगभग जो 8-10 माह है मित्रों,
तब तक कुछ नहीं होना। अगला जो जनवरी फरवरी आ रहेगा तब तक कोई भी एग्जाम नहीं होगा, तो अच्छी तरीके से आराम से तैयारी कीजिए, ठीक है। शेष अवस्था के मैं देखिए 3 पार्ट बनाऊंगा। फर्स्ट में ये हमने पढ़ लिया। सेकंड में मैं क्या बनाऊंगा कि शेष अवस्था में जैसे बालक का मानसिक विकास कैसे होता है, सामाजिक संवेगात्मक नैतिक विकास ये कैसे होता है, वो सेकंड में। और थर्ड में क्या करेंगे, थर्ड में इन दोनों पार्टों के हम क्वेश्चन रख लेंगे, ताकि हमारी तैयारी और अच्छी हो जाएगी, तैयारी का पता चल जाएगी 2 पार्ट में आपने क्या सीखा, ठीक है। तो इस प्रकार हम 3 पार्ट में शेष अवस्था को सीखेंगे। आगे देखिए मित्रों क्या है, देखिए मित्रों ये चीज़ें हैं हमारे चैनल से संबंधित, ठीक है। देखिए ये क्या है मित्रों कि लिखा है, देखिए ऊपर डेली कंटेंट ऑफ टीचिंग मेथड्स। देखिए जो रीट है, सीटेट है, यूपी टेट है ना, और अन्य जो भी ऑल स्टेट टेट है ना, टीचर्स एग्जाम, उनमें डेली कंटेंट आपको डेली मिलेंगे। क्या टीचिंग मेथड्स के वीडियो आपको रीट सीटेट के लिए चाहिए वो इसमें मिलेंगे, ठीक है, क्वेश्चन संबंधित। और अब धीरे धीरे हम थ्योरी भी शुरुआत कराने जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा एनसीईआरटी बेस्ड और आरबीएससी बेस्ड, यानी कि एनसीईआरटी और आरबीएससी के जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन है वो भी इस पर कंटिन्यू चलवाए जा रहे हैं ना। इसके अलावा देखिए मित्रों, इसके अलावा देखिए आपको बता दूं मैं, इसके अलावा देखिए जीके, क्या मित्रों, जीके यानी कि अब धीरे धीरे इस पे जो इंडियन जीके है वगैरह है वो भी चालू करवाई जाएगी डीएसएसबी वालों के लिए। और जो राजस्थान जीके रीट वगैरह वालों के लिए है तो उसके भी देखो शुरुआत करवाने जा रहे हैं, सोच रहे हैं, है ना। जब स्टाफ मिलेगा अच्छा तो कराएंगे, ठीक है। करेंट जीके तो भाई विशेष तौर पर इनके लिए डीएसएसबी वालों के लिए हम करंट जी की भी शुरुआत करवाने जा रहे हैं मित्रों। इसके अलावा हिंदी ग्रामर का मैंने पहले ही बोल दिया, हिंदी और साइकोलॉजी में ज़रूर करवाऊंगा, ठीक है। हिंदी और साइकोलॉजी में ज़रूर करवाऊंगा आपको। अब कंटेंट मतलब अब क्या करेंगे हम, अब हम थ्योरी के रूप में पढ़ेंगे ना पूरे टॉपिकों को, ठीक है, धीरे धीरे आराम से ना, तो वो भी करवा देंगे। साइकोलॉजी के हो ही रहे हैं आरबीएससी एनसीईआरटी बेस्ड पर, ठीक है। और इसके अलावा मित्रों देखिए अब हम इसके अलावा आपको मैंने बताया कि साइंस की भी शुरुआत हो रही है ना, डीएसएसबी वालों के लिए जो सब्जेक्ट है वो सारे चलवाए जाएंगे। तो मित्रों इसके अलावा आप देखिए जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और उनकी तैयारी की गारंटी मेरे पास है, ठीक है। मेरी गारंटी है, मैं अच्छी तरह तैयारी करवाऊंगा उनको। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। तो आप जब भी इस मतलब चैनल को देखोगे, और ये जो पीडीएफ है ना मित्रों, ये पीडीएफ ये आपको इसके इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे लिंक में मिल जाएगा। और ये है मित्रों यूट्यूब चैनल की लिंक, तो इसे भी अब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है मित्रों। तो ये था हमारा शेष अवस्था का पार्ट 1। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा, है ना। तो अच्छा लगा या नहीं वो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए, है ना। और जो भी आपको सुझाव देने वो भी दीजिए। तो मित्रों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।